गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। अभी चैप्टर के बारे में कुछ नहीं बताया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये बताया था कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो चैप्टर है स्टडी मटेरियल का 6वां चैप्टर है और हमारी बुक का ये चैप्टर 5 है, ठीक है। 8 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आते ही आता है। तो मैंने बताया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कैसे ये मूव करती है। फिर मैंने आपको थोड़ा सा वेरिएंसेस के बारे में बताया था कि वेरिएंसेस का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। अगर हम कॉस्ट का निकाल रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, और अगर हम सेल का निकाल रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड सेल एंड एक्चुअल सेल। चलिए, तो अब हम बात करेंगे हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें हमें बेसिकली सीए फाइनल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो कवरेज है वो हम जरा समझ लें। सबसे पहले तो है अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस एंड देयर सिग्निफिकेंस। देखिए, आईपीसीसी में जो आपने पढ़ा था वो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस पढ़ा था। जब फाइनल में हम आ गए हैं तो हमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। तो हमें तो एक समझना है कि ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि ये क्या वेरिएंसेस है, इनके क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, ठीक है ना। नंबर 2, एक आपके बुक में कॉन्सेप्ट है प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंसेस। इसको हम लोग कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस भी कह सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंसेस, और इसको हम कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चौथे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें, वो पढ़ेंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पांचवी जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ठीक है ना। छठवां कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चंस भी होते हैं, अगर आपने देखे हो मिसिंग फिगर के भी क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं। और इसके साथ साथ हम एक कॉन्सेप्ट और है बैलेंस स्कोर कार्ड, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, और नहीं तो ये हम आगे वाले किसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो कभी कभी वो इसके साथ आ जाता है, कभी कभी हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात आ रही है वेरिएंसेस की। वेरिएंसेस में हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएंसेस समझना है, ठीक है। चलिए, बहुत एलिमेंट्री स्टडी हो रही है, बहुत बारीकी से समझाई जाएंगी चीजें, जिससे आपको कभी कोई डाउट ना रहे इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम वेरिएंसेस की। वेरिएंसेस तो मैंने बता दिया आपको कि भाई स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस है। तो स्टार्टिंग देखें कहां से होती है वेरिएंसेस की। अल्टीमेटली किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट निकालना। तो प्रॉफिट में दो कंपोनेंट होते हैं, सेल एंड कॉस्ट। यानी कि हमारे दो तरीके के वेरिएंसेस हो सकते हैं,
तो वेरिएंसेस भी कितने होंगे? वेरिएंसेस भी हो सकते हैं या तो सेल वेरिएंस होगा एंड कॉस्ट वेरिएंस। अब बात करते हैं पहले हम लोग कॉस्ट वेरिएंसेस की, ठीक है ना। कॉस्ट को मेजरली 3 पार्ट में देखा जा सकता है। अगर आप कोई भी कॉस्ट बांटेंगे तो एक तो वो मटेरियल कॉस्ट हो सकती है, इसमें लेबर कॉस्ट हो सकती है और इसमें खर्चे यानी कि ओवरहेड हो सकते हैं। तो कॉस्ट वेरिएंसेस भी हमारे 3 तरीके के होंगे। एक तो मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस एंड ओवरहेड वेरिएंसेस, ठीक है ना। अब बात करते हैं मटेरियल में। मटेरियल में वेरिएंसेस किन किन कारणों से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब इसकी एक समराइज टेबल हम लोग बाद में बनाएंगे। बेसिकली बेसिक्स से चलते हैं। अगर मैं बात करूं मटेरियल वेरिएंसेस की, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अगर मुझे निकालना है तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। किस चीज की? ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल, सही बात है। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकल सकती है? वही सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस करिए माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस कर दीजिए तो निकल आएगा। आप देखिएगा, मैंने कोई भी फॉर्मूला रटवाया नहीं है आपको। बेसिकली अगर कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो ऐसे ही होगी कि नहीं होगी? चलिए, तो यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस से हम वेरिएंसेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जरा समझाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपसे बात करता हूं इसकी वेरिएंसेस की, ठीक है ना। चलिए, एक मैंने एग्जांपल ले लिया। सपोज कर लीजिए एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है और इन्होंने बजट बनाया है, ठीक है ना, कि जो प्रोडक्शन करेंगे वो कितने यूनिट का करेंगे? 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे। वन 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है जी। इन्होंने बताया कि जो रॉ मटेरियल लगेगा वो लगेगा 2 किलोग्राम और जो खरीदा जाएगा वो खरीदा जाएगा 5 रुपए से पर यूनिट, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग एक्चुअल की। एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ इनका वो हुआ 4100 यूनिट का। एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 4100 यूनिट का और एक्चुअल जो मटेरियल लगा वो लगा सर 3 किलो एट द रेट ऑफ 6 रुपए पर यूनिट। हमने प्रोडक्शन लगाया था कि भाई हमारा 2 किलो लगेगा स्टैंडर्ड, लेकिन एक्चुअल में लगा कितना है हमारा?
3 किलो। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा ये बनता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो अब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को मैं इस पे लगा देता हूं। तो मेरी इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हुई सर 10,000 यूनिट तैयार करनी थी और 1 यूनिट में 2 किलो लगना था, यानी कि 20,000 किलो। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है सर? सर स्टैंडर्ड प्राइस हमने 5 रुपए पर किलो बोला था। ये पर यूनिट लिखेंगे, 5 रुपए ये पर किलो लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये 5 रुपए पर किलो हो गया। अच्छा जी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लग रही सर? तो एक्चुअल क्वांटिटी है हमारी 4,100 यूनिट तैयार की थी मैंने, और 3 किलो माल लगा था हमारा। और एक्चुअल प्राइस क्या है? एक्चुअल प्राइस है सर 6 रुपए पर किलो, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि सर मेरा जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो ये 1,00,000 रुपए, और ये 12,300 इंटू 6 करेंगे तो 12 6 18 73,800 26,200 पॉजिटिव। और 26,200 पॉजिटिव का मतलब हो गया फेवरेबल वेरिएंसेस। तो ये कैलकुलेशन सही है क्या? बिल्कुल नहीं सही है। क्यों? ये कैलकुलेशन करके जाओगे ना तो मालिक नौकरी से निकाल देगा। वो कहेगा भाई साहब तुम्हें वेरिएंस कैलकुलेट करना नहीं आते। तो बताओ क्यों? अब इसमें गलती क्या हो गई है? तो जरा ध्यान से देखें, ये जो क्वांटिटी है 20,000 किलो की, ये 20,000 किलो की क्वांटिटी से आपको 10,000 यूनिट तैयार करते, और आपकी एक्चुअल में प्रोडक्शन कितनी हो रही है? 4,100 यूनिट। तो आप 10,000 यूनिट का तो रॉ मटेरियल ले रहे हो और कंपेयर कर रहे हो 4,100 यूनिट के रॉ मटेरियल से। गलत कर रहे हो ना। मालिक कहेगा बेटा 20,000 में तुझे 10,000 यूनिट बनानी थी, ठीक है ना। तो आप अब इस 4,100 के लिए तेरा लगना कितना था मटेरियल वो सोचना। व्हाट इज द क्वांटिटी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 4,100 यूनिट? क्योंकि एक्चुअली में प्रोडक्शन कितना हुआ? 4,100। तो 4,100 के लिए जरूरत कितने की थी? कॉन्सेप्ट ये हुआ कि भाई तुम्हें 4,100 में तुमने लगाया 3 किलो और लगना था कितना? 2 किलो, ठीक है ना। तो ये जो हमने कैलकुलेशन करी है ये कैलकुलेशन पूरी ही गलत हो गई है, ये रॉन्ग कैलकुलेशन है। तो सर अब करेक्ट क्या होगी? तो करेक्ट समझे, करेक्ट क्या हुई? हम कहेंगे सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताइए आप फॉर 4,100 यूनिट की। तो आप कहोगे सर 2 किलो लगनी थी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हुई? 8,200 केजी। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? वो हमारी है 4,100 इंटू हम लोग 3 किलो लगाया माल। तो आपने बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी गलत ले ली थी। आपको 8,200 लेने चाहिए था और आपने कितना ले लिया था?
20,000 किलो। ठीक है ना, यहां गलती करी आपने। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके लिए चाहिए? हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, ना कि जो हमने बजट बनाया था। अगर मान लीजिए बजट मैंने 10,000 यूनिट की जगह 1 लाख यूनिट बना देते तो ये तो मेरा 40-45 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाता। तो ऐसे तो कंपनी पेपर में प्रॉफिट में जाने कितने प्रॉफिट में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझे आप कि 10,000 यूनिट मैंने बजट बनाया था, तो मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10,000 यूनिट नहीं लेनी है, मैंने लेनी है बनाई कितनी है, जितनी बनाई है उसमें मटेरियल इतना लगना चाहिए था और लगाया मैंने इतना। अब अगर कम लगाया मटेरियल तो फायदा हुआ और ज्यादा मटेरियल लगाया तो नुकसान हुआ। ठीक है ना। तो अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालूंगा तो क्या होगा? तो देखिए आप, अब क्वांटिटी आई 8,200, स्टैंडर्ड प्राइस था 5 रुपए, एक्चुअल क्वांटिटी है 12,300 केजी, एक्चुअल प्राइस है 6 रुपए। यानी कि 8,200 इंटू 5 करेंगे तो ये होगा आपका 41,000 माइनस 73,800। तो देखेंगे ये आ गया माइनस 32,800 और माइनस आया है तो ये एडवर्स है। क्यों? आपको 41,000 रुपए लगाने चाहिए थे, आपने 73,000 रुपए लगा दिए। समझे आप? ऊपर आपका कितना वेरिएंस आ रहा था? पॉजिटिव आ रहा था, और यहां आ गया आपका नेगेटिव। तो ये है कॉन्सेप्ट की बात कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मुझे चाहिए वो किसके लिए चाहिए? फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। क्लियर? अब गौर से देखें, इस वेरिएंस में, ये 32,800 के वेरिएंसेस में दो वजह से ये वेरिएंसेस पड़ रहा है। ये वेरिएंस है ड्यू टू नंबर 1, हम देखिए 5 रुपए की जगह हमने 6 रुपए पे खरीदा, तो ड्यू टू एक तो प्राइस की वजह से, और नंबर 2 8,200 किलो माल लगाना चाहिए था और हमने कितना माल लगाया? 12,300। तो दूसरी जो वजह है वो है क्वांटिटी। यानी कि इस वेरिएंसेस में दो वजह से वेरिएंस पड़ रहा है। एक तो पड़ रहा है कि भाई आपने माल कम या ज्यादा रेट पे खरीदा है, और दूसरा आपने क्वांटिटी कम या ज्यादा लगाई है। क्लियर? तो अब इस एग्जांपल से हमने क्या समझा? इस एग्जांपल से हमने समझा कि हमें जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के लिए, वो लेनी है हमें एक्चुअल आउटपुट की, बजट वाली नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए तो वापस अब फॉर्मूले पे आ जाए हम लोग। मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी, ये कौन सी आएगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर, चलो इसको दोबारा से लिखते हैं, तो ये आएगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये होगी आपकी स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल क्वांटिटी भी किसकी है? ये एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो फॉर एक्चुअल आउटपुट की ही है, इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो इनको जरा शॉर्टकट कर लेते हैं। अब इसका नाम मैंने एस क्यू कर दिया, इसका नाम मैंने एस पी कर दिया, इसका नाम मैंने ए क्यू कर दिया, और इसका नाम मैंने ए पी कर दिया। ठीक है ना। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू
एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। एस क्यू क्या है इसमें? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये बहुत ही बेसिक चीज है, इसको आपने ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए क्वांटिटी आपकी डिफरेंट दे रखी है तो आपने ये देख लेना है कि मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना है, और उस एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी बना देनी है। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा बात करता हूं। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वेरिएंसेस किसकी वजह से हो रहा है, एक तो प्राइस की वजह से हो रहा है और एक क्वांटिटी की वजह से। तो अब हम इसमें प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंसेस भी लिखेंगे, ठीक है ना, देखेंगे जरा। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस लिखना है मुझे। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होगा सर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ये तो प्राइस हो गई। अब यहां पर क्वांटिटी कौन सी आएगी? यहां पर क्वांटिटी कौन सी आएगी? यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी कि एक्चुअल क्वांटिटी आएगी? चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो मैं एग्जांपल आपको दूंगा ना, ये आपके फंडामेंटल्स को करेंगे, ठीक है ना, इंप्रूव करेंगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। यही एग्जाम्पल उठा रहे हैं हम। इसमें मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 2 किलो पर यूनिट। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? 5 रुपए पर केजी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मेरी? 3 किलो पर यूनिट। एक्चुअल प्राइस क्या है? 6 रुपए पर केजी। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या रखा था मैंने, या बजट कितने का था? 10,000 यूनिट का। और एक्चुअल बजट कितने, एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का है मेरा? 4,100 यूनिट। यही मैंने डाटा लिया हुआ है। अब इसको मैं जरा प्राइस वेरिएंस पे करता हूं। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू, अभी मैंने वहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखा है, ठीक है ना। कैसे कैसे जरा समझ लें। पहले हमें यह समझना होगा कि प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस के लिए जिम्मेदार कौन है। तो देखिए प्राइस वेरिएंस के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी? परचेज मैनेजर की। और क्वांटिटी वेरिएंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? ये है प्रोडक्शन मैनेजर की, ठीक है ना। तो ये जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है ये कैलकुलेट किया है किसने? परचेज मैनेजर ने। उसने क्या बोला है कि सर, पहले ये वेरिएंस निकाल लें हम लोग। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस यानी कि 5 माइनस 6 इंटू हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी निकली थी?
इंटू 8,200। तो उसने कहा सर मेरा तो 8,200 रुपए का वेरिएंस है। किसने? परचेज मैनेजर ने। और परचेज मैनेजर ने ये एक्सप्लेनेशन दी, समझिए क्या एक्सप्लेनेशन दी। परचेज मैनेजर ने ये एक्सप्लेनेशन दी कि सर एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी जरा ये भी लिख लें। एक्स्ट्रा क्वांटिटी दैट इज 12,300 माइनस 8,200। ये कितनी होती है? 4,100। उसने बताया इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर टू मैन्युफैक्चर गुड्स इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसने पता क्या रीजन दिया? उसने कहा सर ये प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में प्रोडक्शन करे। एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो भी कंज्यूम हुई है ये कंज्यूम हुई है प्रोडक्शन मैनेजर की गलती की वजह से। प्रोडक्शन मैनेजर केयरलेसनेस, ठीक है ना। सो आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी and the price variance is only 8,200। ठीक है ना। ये प्रोडक्शन मैनेजर ने एक्सप्लेनेशन दी। एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा है? परचेज मैनेजर के द्वारा एक्सप्लेनेशन है ये। अब प्रोडक्शन मैनेजर क्या कम था? उसने कहा कोई बात नहीं सर। ये मेल जब प्रोडक्शन मैनेजर के पास पहुंची तो उसने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया समझ लीजिए। उसने ये रिप्लाई किया, सर आई एग्री दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल टू मैन्युफैक्चर गुड्स एट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसने कहा सर मैं बिल्कुल सही है कि मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी में माल तैयार करना चाहिए था। हाउएवर परचेज मैनेजर is responsible to purchase goods at standard price। उसने कहा कि भाई परचेज मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो गुड्स को स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदे, और जब वो स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदेगा तो वो ये थोड़े कि मुझे जो क्वांटिटी चाहिए वो मेरे स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदे, वो तो पूरी जितनी भी परचेज हो रही है वो स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदे। सो he should purchase whole quantity at standard price
एंड नॉट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसने कहा भाई तुम्हारा काम परचेज करना है तो तुम परचेज करोगे स्टैंडर्ड प्राइस पे, चाहे वो 10,000 यूनिट हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो। मैं क्वांटिटी के लिए तो जिम्मेदार हो सकता हूं, बट मैं क्वांटिटी पे एट एक्स्ट्रा प्राइस के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा प्राइस तुम्हारी गलती की वजह से हुई है, मेरी गलती की वजह से नहीं हुई है। सो he should be responsible for price variance on whole quantity and not the स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब वो होल का मतलब यहां पर आता है एक्चुअल से, कि वो सारी क्वांटिटी के लिए जिम्मेदार है प्राइस वेरिएंस के लिए, ये नहीं है कि सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए। अब आप खुद सोचिए कि दोनों में से किसकी बात ज्यादा अच्छी लगती है? डेफिनेटली प्रोडक्शन मैनेजर की। प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा भाई मेरी गलती है, मैंने ज्यादा माल लगा दिया, लेकिन परचेज तो तुम्हें सही रेट पे करना चाहिए था, परचेज तो स्टैंडर्ड प्राइस पे करते, ठीक है ना। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट था यहां पर, जो इसने ये यहां पर एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख दी थी, ये रॉन्ग हो गया, ये गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए? एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पर आएगा आपका एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो अब हम अपने फॉर्मूले पे आ जाए। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहेगा यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर नहीं आएगी, इसको इरेज कर देते हैं, और यहां पर सर क्या आएगा? सर यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी आएगी, बिल्कुल सही है। तो स्टैंड प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू क्या बना? एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड कर दें तो प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू बनेगा एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी, ए क्यू इंटू ए पी। चलो इसको प्रॉपर कर देते हैं, क्वांटिटी आगे लिख लेते हैं। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। और इसी के साथ हमारा फिर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी निकल आया। वो क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस। क्योंकि क्या बताया था? प्रोडक्शन मैनेजर कहेगा मैं क्वांटिटी के लिए जिम्मेदार हूं, पैसे के लिए नहीं, पैसे तुम्हारी गलती से आ रहे हैं। एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो ये मेरा आ गया मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है ना। तो ये तीन वेरिएंसेस हमने अभी समझे। कौन कौन से? हमने जो समझे वो समझे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या बताया था? एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या बताया मैंने? ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस क्या बताया? एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। अगर देखें गौर से, अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को हम प्लस कर दें तो क्या होगा?
ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी प्लस एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी, ये आपस में कट जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, और ये किसके बराबर है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर है। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। समझ में आ रहा है? आपने ध्यान यह देना है कि हम डेरिवेशन कैसे कर रहे हैं, और कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई सम करें, इन फॉर्मूले को अपने हाथ से लिखते जाएं। जब आप लिखेंगे 2-3 बार सम्स में, तो ये ऑटोमेटिकली आपको इजी लगने लगेंगे। डोंट रटे, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है ना? चलिए, मजा आ रहा है? तो अब हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में दो चीज सीख ली है। एक सीखा हमने प्राइस वेरिएंस, और एक सीख लिया हमने क्वांटिटी वेरिएंस। इस क्वांटिटी वेरिएंस को यूजेज वेरिएंस भी बोला जाता है। तो क्वांटिटी वेरिएंस बोले या यूजेज वेरिएंस बोले, एक ही बात है, ठीक है? अब इस क्वांटिटी के अंदर और वेरिएंस खड़े हो जाते हैं, वो समझेंगे हम, और फिर इनके बारे में समझेंगे। चलिए, तो अब क्वांटिटी के अंदर फर्क पड़ता है। एक होता है मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस क्या होता है? मिक्स होता है कि भाई आपने एक से ज्यादा जब रॉ मटेरियल यूज करोगे तो उनकी मिक्सिंग की वजह से क्या फर्क पड़ गया। तो जब क्वांटिटी वेरिएंस में से मिक्स वेरिएंस हटा देंगे तो ये बचेगा हमारा रिवाइज्ड क्वांटिटी वेरिएंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस, ठीक है ना? क्वांटिटी में से या यूजेस में से हमने मिक्स वेरिएंस हटा के जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा हमारा रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस, ठीक है ना? चलिए, तो अब इसको थोड़ा सा करेंगे आगे। मेरे ख्याल से इतने, इसके लिए हम थोड़ी देर में क्लास लेते हैं।